गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर एज एन कार्बन डाइऑक्साइड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, फिर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा। और अगर कोई पर्सन बाय मिस्टेकली आग में कहीं जैसे फायर कैचअप हो जाती है तो वहाँ पर अगर फंस जाता है तो उस दौरान हमें कौन कौन से फर्स्ट एड क्या हम कर सकते हैं, कैसे अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है, किसी इंसान के कपड़ों में आग लग गई तो हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, कैसे वो आग को बुझा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। और ये भी जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर फायर कैचअप होती है घर में तो हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोम टाइप। बिकॉज ये जो हैं ये लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर रिकमेंड किए जाते हैं। बिकॉज अगर हम पानी से आग बुझाने जाएंगे तो हो सकता है घर में करंट फैल सकता है। और जो फ्यूल से रिलेटेड जितनी भी आग लगती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। ओके। इसके बाद हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा था। फ्लेम हमने पढ़ी थी तो फ्लेम में हमने पढ़ा था कि एक ब्लू कलर की फ्लेम होती है और एक येलो फ्लेम होती है। जितनी भी एलपीजी जो गैस जो बर्न होती है तो उसमें जो फ्लेम निकलती है वो ब्लू कलर की निकलती है। ओके। अब जैसे वैक्स हो गया, कैम्फर हो गया, ये भी जब जलता है तो उसमें से भी फ्लेम निकलती हैं। वैरस हमने ये पढ़ा था कि अगर कोयला जो होता है, कोयला जो है सिंस सॉलिड फ्यूल है वो वेपराइज नहीं हो पाता है। रीज़न क्या होता है कि दोनों ही केसेस में एलपीजी जब बर्न होती है तो जब वो बर्न होती है तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती है ना, एज ए रिजल्ट फ्लेम निकलती है। पर लेकिन सॉलिड फ्यूल है चारकोल और कोल तो उसमें वेपर्स नहीं निकलते ना, एज ए रिजल्ट किसी भी टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। आज हम पढ़ेंगे जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ओके। अभी आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। A candle is a column of wax provided with a wick cotton thread. At the center, a candle is made up of paraffin wax, which is consist of higher percentage of carbon. Wax यानी कि जैसे कि हम उसको बोलते हैं, जैसे हम मोम कैंडल यूज़ करते हैं, है ना। कैंडल्स तो वो वैक्स से बनी हुई रहती है, बेसिकली पैराफिन वैक्स से बनी हुई रहती है क्योंकि उसमें हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है। अब इस वैक्स को जब माउल्ट करते हैं तो बीच में कॉटन थ्रेड सेंटर में रखते हैं जिससे कि वो जलता है। ओके। पैराफिन वैक्स वेपराइज एंड बर्न्स ऑन हीटिंग, है ना। पैराफिन वैक्स को जब भी हम इग्निशन टेम्परेचर के पास लेके जाएंगे उसमें वेपर्स बनेंगे और जैसे वेपराइज होगा वो तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन्स डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ द एयर इट रिसीव्स। अब एक कैंडल फ्लेम में उसके जोन के बारे में बात करें तो ऐसे 3 जोन होते हैं, वो डिपेंड करता है एयर पर ना। दिस जोन्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टेम्परेचर। अब ये जोन जो होते हैं इनमें डिफरेंट कलर के होते हैं और इनका टेम्परेचर भी अलग होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसकी बात करें डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, ये फ्लेम है इसके अलग अलग जोन होते हैं। ओके। ये तो हमारा वैक्स कैंडल हो गया। सबसे नीचे जहाँ पर जो कॉटन जो थ्रेड है जहाँ पर बर्न सबसे नीचे वहाँ पे आपको ब्लू जोन दिखेगा, ब्लू कलर का जोन दिखेगा। ओके। फिर आपको ये वाला जोन जो दिखेगा जो जस्ट कैंडल के ऊपर वाला जोन जो यहाँ पे बर्न होता है ये लेस हॉट रहता है। ये वाला मॉडरेट हॉट रहता है, ये इसको हम मिडिल जोन भी कहते हैं या फिर पार्शियल कंबशन जोन कहते हैं। और सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है ये बाहर वाला होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है इसको हम आउटर मोस्ट जोन कहते हैं। ओके। सबसे हॉटेस्ट पार्ट, फिर ये मिडिल पार्ट, सबसे नीचे जो है ये ब्लू जोन है। ओके। जो कि इनर मोस्ट जोन माना जाता है और ये ज़्यादा गर्म नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ये जितना ज़्यादा हॉट पार्ट नहीं रहता। ओके। अब इन 3 जोन को डिटेल में पढ़ते हैं। द इनर मोस्ट जोन, दिस जोन लैक्स ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब ये जो इनर मोस्ट जोन जहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम हमें दिखी थी तो वहाँ पर हमें ये जो जोन रहता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। ओके। और यहाँ पे सबसे कम कम्बशन, यहाँ पे हैंस दिस प्लेस टेक्स लीस्ट और नो कम्बशन। ओके। इस वजह से यहाँ पे या तो बहुत ही कम कम्बशन होता है या फिर नहीं होता है और इस वजह से ये एरिया जो है ब्लैक
इन कलर अपीयर होता है. इट कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर, सो वी कैन सी द इनरमोस्ट जोन इज लिस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम. यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स रीजन रहता है क्योंकि वैक्स जो है प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता, सिंस कंबशन बहुत कम होता है तो वेपर्स बन नहीं पाते, वेपर्स नहीं बनते हैं तो वैक्स बर्न नहीं होता है, अनबर्न रहता है. इस वजह से ये जोन जो है गर्म नहीं रहता है, सबसे कम गर्म एरिया रहता है फ्लेम का. Then comes the middle zone. In this zone there is not enough air for complete burning of the wax vapor. अब इस जोन में जो है यहाँ पे देयर इज इतना ज़्यादा इनफ एयर नहीं रहती है फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर. द पार्शियल और इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब जो पूरी तरीके से बर्न तो नहीं होता है, पूरी तरह से कंबशन टेक प्लेस नहीं होता, बट लेकिन होता है इनफ एयर प्रेजेंट नहीं होने के बाद भी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती, केवल पार्शियल बर्निंग होती है वैक्स वेपर्स की, जिससे कि कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हैं. द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बिकेम हॉट एंड एमिट येलो लाइट. अब जो अनबर्न जो आधे जले हुए जो कार्बन पार्टिकल्स है वो गर्म होते हैं, हॉट हो जाते हैं और वो येलो लाइट एमिट करते हैं. सो इट इज़ द ग्लो ऑफ द हॉट कार्बन पार्टिकल विच मेक्स द मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम ल्यूमिनस. सो ये हम कह सकते हैं कि जो कार्बन पार्टिकल्स, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो कि ग्लो होते हैं बिकॉज वो उस टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं, जिससे कि हमें एक ल्यूमिनस यानी कि ऐसी चीज़ जो कि हमें लाइट देती है, तो वो ल्यूमिनस फ्लेम या मिडिल जोन फॉर्म होता है. दिस कार्बन पार्टिकल्स देन लीव द फ्लेम एज स्मोक एंड शूट. और जब ये कार्बन पार्टिकल पूरी तरह से जल जाते हैं तो उनमें से धुआं निकलता है स्मोक के फॉर्म में. द मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट. जो मिडिल जोन हो जो फ्लेम का वो एज कम्पेयर टू आउटर मोस्ट जोन और जो इनर मोस्ट जोन के कंपेयर में मॉडरेटली हॉट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये जोन सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट रहता है फ्लेम का. ओके, जो मोस्ट ऑफ द फ्लेम जो जलती है मेजर पार्ट में ही जलती. ओके, इसी पार्ट में जलती है. ओके, फ्लेम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट रहता है ये मिडिल जोन में ही रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द आउटर मोस्ट जोन. इन दिस जोन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट. ओके, इस जोन में बहुत सारी एयर प्रेजेंट रहती है. सो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर्स. तो इस वजह से यहाँ पे सेंस एयर की प्रेजेंस रहती है तो कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होता है तो जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड water vapors. It has the highest temperature in the flame. अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फ्लेम में कहीं रहता है तो यहीं पे रहता है आउटर मोस्ट जोन में. और अदर वर्ड्स में हम बोले तो इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. ओके, द आउटर मोस्ट जोन क्वाइट थिन एंड नॉन ल्यूमिनस. अब जो आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो काफ़ी पतला होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है. ओके, ऑल द बेस ऑफ द विक देयर इज एन ऑक्सीजन रिच रीजन where carbon monoxide burns with a blue color. This region of flame is known as blue zone. अभी हमने इमेज देखी थी जहाँ पर हमने वो कॉटन थ्रेड देखा था, इसको कि विक कहते हैं. तो उस रीजन में वहाँ पे ऑक्सीजन रिच रीजन रहता है ना, एज ए रिजल्ट वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है. और उस रीजन को हालांकि बहुत पतली सी और बहुत कम वो रीजन रहता है ब्लू जोन का. ओके, Goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting the pieces of gold and silver into desired shape to make jewelry. ओके, अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा. आपने अगर कभी ज्वेलर शॉप पे गए होंगे तो आपने वाली इमेज ज़रूर आपने ऐसा देखा होगा कि गोल्डस्मिथ का एक बर्नर रहता है. उस आउटर मोस्ट जोन की फ्लेम से ही एक मेटेलिक ब्लो पाइप रहता है जिसको बार बार फूकता है, जिससे कि वो फ्लेम से वो गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती हैं उनको मेल्ट कर सके और जो भी शेप वो देना चाहे अपनी ज्वेलरी का वो दे सके. Where air is blown through blowpipe into the flame, it helps in the rapid combustion of unburned fuel and hence make the flame hotter sufficient to melt gold and silver. अब गोल्डस्मिथ ऐसा क्यों करता है कि उसके पास एक पाइप रहता है ब्लो पाइप जिससे बार बार फूकता है. तो उसका कारण यही है कि जब वो एयर ब्लो करता है ब्लो पाइप से तो फ्लेम को रैपिडली कंबशन करने में मदद करता है, कंबशन की स्पीड को वो बढ़ा देता है. और जो अनबर्न फ्यूल है, जो उनके बर्नर में जो अनबर्न फ्यूल है वो उसमें जल्दी से रैपिड कंबशन मिल जाता है. वो जल्दी फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और इतनी सफिशेंट हो जाती है कि वो सोने या चांदी दोनों को पिघला दे. ओके,
अब बच्चों यहाँ पे 3 जोन है एक्चुअली, इनर मोस्ट जोन है, मिडिल जोन है और आउटर मोस्ट जोन है। तो इनके कुछ पैरामीटर्स पर हम इनके डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं कि किस जोन में ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है। तो इनर मोस्ट जोन में ऑक्सीजन इज़ नॉट मच अवेलेबल, ओके, ज़्यादा एयर अवेलेबल नहीं होती है। मिडिल जोन में नॉट इनफ एयर अवेलेबल, ओके, बट लेकिन आउटर जोन में देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अवेलेबल। देन कम्स द कंबशन, ओके, यानी कि जो जलने वाली प्रोसेस होती है। तो इनर मोस्ट जोन में नो कंबशन टेक्स प्लेस, मिडिल जोन में पार्शियल यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वेरएस आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबशन हो जाता है। हॉटनेस यानी कि जो टेम्परेचर उसके, तो इनर मोस्ट जोन में सबसे कम, देन कम्स द मिडिल जोन मॉडरेट हॉट और आउटर मोस्ट जोन इज द वेरी हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट हमें प्रोवाइड करेगा, है ना। ल्यूमिनस का मतलब होता है कि लाइट गिविंग। तो इनर मोस्ट जोन जो होता है डार्क होता है या ब्लैक होता है। मिडिल जोन जो होता है ल्यूमिनस जोन रहता है और जिससे हमें रोशनी मिलती है। वेयर एज द आउटर जोन होता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ओके, मतलब कि वो हमें लाइट नहीं दे सकता आउटर मोस्ट जोन की जो फ्लेम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली भी होती है वो फ्लेम और उसके साथ साथ इस वजह से वो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकती। बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब वेपर्स वगैरह या धुआं, ओके। तो अगर हम देखें इनर मोस्ट जोन में तो कुछ भी नहीं बनता है। वेयर एज अगर हम मिडिल जोन की बात करें तो यहाँ पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्मोक से निकल जाते हैं जो विद कार्बन मोनोऑक्साइड। और आउटर मोस्ट जोन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एज ए बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ओके। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्यूल्स, ओके। द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। अब ऐसे मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिसको जला और जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो उनको जलाने पे, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फ्यूल्स। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं? वुड हो गया, लकड़ी, कोयला, एलपीजी गैस हो गई हमारी, ओके, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारे एग्जांपल है फ्यूल्स के, ओके। फ्यूल्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हम फ्यूल एज ए फ्यूल हम घर पे भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा खाना बनता है। एलपीजी गैस हम यूज़ करते हैं, इससे हमारा खाना बनता है। व्हीकल जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हम ट्रेन यूज़ करें, चाहे हम बस यूज़ करें, चाहे हम अपनी मोटरसाइकिल यूज़ करें, वहाँ पे हमें फ्यूल्स डलवाना पड़ेगा, जब ही वो आगे रन कर पाएगी। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो इंडस्ट्रीज़ रन करती हैं। अब जो फ्यूल्स होते हैं ना, तो उनको अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई कर रखा है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। फर्स्ट वन इज द सॉलिड फ्यूल, सेकंड वन इज द लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड वन इज द गैसियस फ्यूल। अब जो सॉलिड फ्यूल में कौन कौन से फ्यूल आते हैं? कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी, पैराफिन वैक्स, ये सब सॉलिड फ्यूल में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, ओके, सॉलिड स्टेट में रहते हैं और रूम टेम्परेचर में ये हम आराम से हम इनको देख सकते हैं, ओके। लिक्विड फ्यूल ये हमेशा लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जैसे हमने पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया। अब गैसियस फ्यूल यानी कि एग्जिस्टिंग गैसियस स्टेट, गैस के फॉर्म में है, जैसे हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो कि हमारे गैस सिलेंडर में रहती है, तो वो बेसिकली गैस है। सीएनजी हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस हो गई, ये सारे एग्जांपल है गैसियस फ्यूल के, ओके। अब हम पढ़ेंगे अबाउट देयर कैलोरीफिक वैल्यू। ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। सारे फ्यूल्स को हम जलाएंगे तो हीट एनर्जी वो जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, पर लेकिन हर एक फ्यूल सेम टाइप ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। हर एक फ्यूल की अपनी अपनी अलग कैपेसिटी है कि वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वही द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिससे को जलाने से 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल अगर हम जलाए जिससे कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, ओके, कोई भी हो, ओके, जो अलग अलग फ्यूल मटेरियल लेंगे या सब्सटेंसेस लेंगे एज ए फ्यूल, तो जो 1 किलोग्राम अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल उसकी यूज़ करेंगे और वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए किलो जूल पर किलोग्राम। अब कैलोरीफिक की वैल्यू को हम मेजर कैसे करते हैं? जैसे कि लाइक हम आटा खरीदते हैं तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं हम लीटर में मेजर करते हैं। वैसे कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने की यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम,
ओके। इट डिटरमाइंस वेदर अ गिवन फ्यूल इज गुड और नॉट। अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर हीट अच्छी प्रोड्यूस करेगा तो वो फ्यूल अच्छा है, और अगर हीट वो कम प्रोड्यूस करता है तो फ्यूल अच्छा नहीं है। ओके, तो आइए यहाँ पे हम कुछ मटेरियल सब्सटेंसेस की कैलोरीफिक वैल्यू को देखते हैं। काउडंग केक्स, ओके, जो गोबर से जो आप बोलते हैं काउडंग केक्स बनाते हैं, जो कि हम घरों में हम देखते हैं। ओके, तो एक इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, वुड, अब लकड़ी को जलाते हैं तो देखिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी 17,000 to 22,000। ओके, अब कोयले को देखते हैं, कोयले को 25,000 to 33,000, इसमें इससे भी और भी ज़्यादा मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू मैंने कि और ज़्यादा अच्छा सब्सटेंसेस है जो कि ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस को देखें तो और भी ये कोयले से भी ज़्यादा अच्छी है, 35,000 to 40,000। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल के, जो कि हमारी व्हीकल्स में यूज़ होता है, तो ये 45,000 इसकी वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू बायोगैस। एंड लास्टली इज़ द हाइड्रोजन गैस, जो कि 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल हम किसे कहते हैं? आइडियल फ्यूल एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि हमें सस्ता हो, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो, है ना, और कम से कम वो धुआं छोड़े, राख छोड़े। ओके, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक आइडियल फ्यूल की, एक अच्छे फ्यूल की। हम आइडियल फ्यूल मतलब एक अच्छा फ्यूल। ओके, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कि वो फेयरली चीप होना चाहिए, इजी अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए, उसके साथ साथ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। ओके, अब इट शुड बी हैंडल ईजी टू हैंडल, सेफ, ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। एक ऐसा फील होना चाहिए जो कि उसको कि हम इजीली कहीं भी ले जा सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इजीली उसको हैंडल कर सकें, यानी कि कभी कोई हमें लापरवाही से उसमें आग ना लग जाए। सेफ होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए कहीं भी स्टोर करने के लिए। इट शुड बर्न स्मूथली, जब ये जले तो बहुत स्मूथली जले, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी हाई होनी चाहिए, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी एक अच्छा फ्यूल माना जाएगा। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। जो धुआं है ये सब है, ये सारी चीज़ें कम निकलनी चाहिए, और अगर निकलती भी तो वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी टाइप की इसमें ऐश रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए अगर ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। जैसे लाइक अगर हम व्हीकल में अगर ऐसा फ्यूल, कई बार ऐसा होता है कि मिलावट अगर फ्यूल हो जाता है तो वो क्या है, अपना रेसिड्यू ने अपनी राख छोड़ देता है, तो वो इंजन में फंस जाता है, एंड एज ए रिजल्ट हमारी गाड़ी फिर रुक रुक के चलना स्टार्ट होती है, कभी भी चलते चलते बंद हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई और ना ही बहुत ज़्यादा लो। जैसे लाइक अगर रूम टेम्परेचर पे अगर कोई इसी मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर है, तो अगर रूम टेम्परेचर पे आ गया मतलब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख दिया तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ये एक आइडियल फ्यूल में। अब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वो है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। क्योंकि आज की जो मॉडर्न डे है, मैं इसको पैराग्राफ वाइज नहीं पढ़ूंगा। आज के जो मॉडर्न डे में हम फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता जा रहा है। इससे होता क्या है, काफ़ी सारे हमारे ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स एयर में मिलते हैं जो कि हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ भी है दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल प्रोड्यूसेस वेरियस एयर पोल्यूशन। बहुत एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि ये अपने साथ क्या छोड़ते हैं, धुआं भी छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, जिसमें क्या रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। फ्यूल्स आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ए प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कंबशन डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसे फ्यूल जो होते हैं, ये जो बने हुए रहते हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के फॉर्मेशन से बने हुए हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, व्हेन अ फ्यूल
containing hydrocarbons burns in insufficient supply of oxygen. It leads to complete combustion of fuels and produces carbon monoxide, वाटर एंड एनर्जी. जब भी कोई फ्यूल जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, जब उसको हम इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वो एक इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा. सिंस वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो कंप्लीटली कंबशन नहीं होगा. जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल में तो क्या होता है कि उसमें स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग फ्यूल्स में, तो उसमें जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब जो इनकम्प्लीट अगर हम कंबशन करेंगे मीथेन फ्यूल में, कोई ऐसा फ्यूल जिसमें मीथेन से बना हुआ हो, तो उसमें फिर कार्बन मोनोक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब बच्चों ये जो है केमिकल फार्मूला है मीथेन का. जब ऑक्सीजन मतलब हम यूँ बोल सकते हैं पार्शियली ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह सप्लाई नहीं रही, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उस केस में कार्बन मोनोक्साइड का फार्मूला ये है CO, वाटर और एनर्जी, तीन चीज़ प्रोड्यूस होती है. ओके. अब कार्बन मोनोक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस, इट्स वेरी पॉइजनस गैस. ओके. ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन ए क्लोज रूम विद कोल बर्निंग इनसाइड. और अगर एक बहुत ज़्यादा कोल्ड नाइट होती है और बहुत से लोग जैसे आदत होती है कोयला जला के रखते हैं ताकि उनके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन हो सके, तो इसको काफ़ी डेंजरस माना जाता है. बिकॉज वहाँ पे कोई फ्रेश एयर आती नहीं है उस रूम के अंदर. से हम सब कुछ बंद कर लेते हैं, बाहर से कोई हवा नहीं आना चाहिए, तो रूम में फ्रेश एयर एंटर ही नहीं होती. और जब बर्न होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन में, तो काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपके टेम्परेचर में जो आपके जो रूम पर जो कोई भी अगर कोयला जला के रह रहा है तो उसके लिए सफोकेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. तो सफोकेशन हो सकती है, सफोकेशन वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. सेकेंड जो चीज़ें जो बनती है वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड. When a fuel burns in sufficient supply of oxygen, it leads to complete combustion, produces carbon dioxide, water and energy. अब यहाँ पे क्या होता है, जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, ओके, बहुत सफिशिएंट सप्लाई एयर मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और वो कम्प्लीटली बर्न होना स्टार्ट होता है, उसमें कंप्लीट कम्बशन टेक्स प्लेस होता है, तो उस केस में क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके. जैसे कि लाइक यहाँ पे आप केमिकल इक्वेशन देखिए, मीथेन और ऑक्सीजन उसको वो पूरी सप्लाई मिली है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बना रहा है एज अ प्रोडक्ट, वाटर और एनर्जी. ओके. पर लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिलीज करेंगे ये इतना पॉइजनस नहीं होती है. बट लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में तो हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा. ओके. जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो कि अर्थ के टेम्परेचर को और ज़्यादा गर्म करती हैं. अगर नॉर्मल क्वांटिटी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना तो वो ठीक रहता है कि इतने कार्बन डाइऑक्साइड तो अर्थ को भी चाहिए कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. बट लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में जब ये होता है तो उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ओके. ग्लोबल वार्मिंग जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का जब राइज हो जाता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो सपोज कीजिए कि लाइक पहले आपने सुना होगा कि गर्मियों में टेम्परेचर 40, 43, 42 के आसपास ही रहता था, पर लेकिन आज को कई जगहों पे टेम्परेचर 48 है, यानी कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से या उस एरिया के एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा होना. और ये कारण क्यों? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई इस वजह से. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो कि निकलती है ऑन वाइल बर्निंग ए फ्यूल इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब कौन से फ्यूल में होती है? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. ये जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सफोकेटिंग. और ये कौन से दो फ्यूल? कोल एंड डीजल. ओके. एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच आर पॉइजनस. इसके साथ साथ जब व्हीकल्स से आप एग्जॉस्ट जो हल्का सा स्मोक निकलता है, किसी व्हीकल में बहुत ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, तो उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो स्मोक रहता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि काफ़ी पॉइजनस रहते हैं. दिस ऑक्साइड्स ऑफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन. अब कभी कभी आपने देखी होगी एसिड रेन होती है ना. हाँ, बेसिकली जो साल की पहली या दूसरी बारिश जो होती है उसमें कई जगह पर जहाँ पे ना पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एसिड रेन होती है. तो बेसिकली उसमें जो अब यूँ बोल सकते हैं जो चीज़ें मिली हुई रहती है उसमें ऑक्साइड से सल्फर एंड नाइट्रोजन ये मिली हुई रहती है. ओके. और इससे हमारी जो एसिड रेन
होती है। स्पेशली जो मार्बल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइमस्टोन से बने हुए स्ट्रक्चर, जैसे लाइक ताजमहल है, वो थोड़ा आपने देखा होगा उसका जो कलर है, वाइट जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, वो बेसिकली ड्यू टू द एसिड रेन है। मेटेलिक स्ट्रक्चर हो गया, प्लांट है, सॉइल है, ये सब चीज़ें हैं जो कॉरोसिव होना स्टार्ट हो जाती हैं, ना खराब होना स्टार्ट हो जाती है। देन कम्स द SPM, ओके, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ओके। तो क्या होता है ये और कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड इज कंबाइंड रिलीजेस एशेस एंड फाइन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो कई बार जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, इसी को हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल इन एयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी टू फ्यू मीटर्स। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ऐसे आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी कम है, वो इसीलिए होते हैं ड्यू टू SPM, क्योंकि जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो एयर की विजिबिलिटी को रोक देते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, जिससे कि विजिबिलिटी पृथ्वी से ख़त्म हो जाती है, कई मीटर तक हमें कुछ दिखता नहीं है आगे। और इसके साथ साथ ये काफ़ी एडवर्स इफेक्ट भी डालता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिससे कि सांस लेने की तकलीफ, बीमारी जैसी चीज़ें हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।